हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स फ्लेक्स। लर्न बाय हार्ट, कॉमर्स इन द हार्ट। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोग्राफिक कंडीशंस। ओके, सो हम लास्ट लेक्चर हमने लिया था लेक्चर नंबर 5, सॉरी लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 5 है। हमने इससे पहले हमने लिया था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, तो आई बॉक्स में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर मेरा लेक्चर नंबर 4 देख लें और फिर बताएं कैसा लगा, क्या है, आपको पसंद आया नहीं आया। डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, और आपको जो भी डाउट्स हुआ करते हैं गाइस, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, आप उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट इंटरेक्शन हमको नहीं चलेगा पता कि आपको क्या डाउट है या क्या नहीं है। तो वहाँ पे आप फ्रीली कैन आस्क द डाउट्स विच आर हैविंग आफ्टर सीइंग माई वीडियो, मैम्स वीडियो, और बोथ ऑफ आवर वीडियोज़, राइट। तो हम शिफ्ट होते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी पे। मतलब आज का हमारा टॉपिक क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशंस। और मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट and press the bell icon so that you will get the notification as soon as our video gets displayed on your mobile screen, right? तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब करिए, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, उस पर कमेंट भी करिए। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे अब मैं आता हूँ अपने लेक्चर पे। बैकग्राउंड टू द स्टडी, मेरा हर एक लेक्चर में एक हम बैकग्राउंड, मेरे भूमिका ज़रूर पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस की क्या भूमिका रही थी, तो हम पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। उससे ही पहले मैं आपको बताता हूँ डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है। बेटा डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब ये होता है, डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब बेटा ये होता है कि वहाँ का लिटरेसी रेट, उस एक पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कैसा है, एक पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ठीक है, एक पॉपुलेशन का क्या बोलते हैं डेथ रेट कैसा है, एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट कितना है। तो इन सब चीज़ों को आप जब देखते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये आपके डेमोग्राफिक कंडीशंस कहलाती हैं, राइट। व्हाट दे आर कॉल्ड डेमोग्राफिक कंडीशंस। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश देयर वॉज ऑल फीचर्स ऑफ स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हमारे पास दो चीज़ें थी, हमारी इकोनॉमी दो फीचर से बढ़ चुकी थी, एक का नाम था स्टैगनेंट और एक का नाम था बैकवर्ड इकोनॉमी। हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल में, कॉलोनियल रूल के टाइम पे, वो बहुत स्टैगनेंट थी, मतलब बहुत ठहराव थी, कोई इसमें ना इम्प्रूवमेंट हुआ था ना डिक्लाइन हो था, बस वो ठहरी हुई थी, स्थिर थी। और दूसरा क्या था, बैकवर्ड चली गई थी, बैकफुट पर चली गई थी, बहुत पिछड़ चुकी थी, मतलब बहुत ही पिछड़े हो गए थे उस टाइम हम, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। जो पहला सेंसस हुआ था वो किस ईयर में हुआ था बेटा, 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में हुआ था। जो फर्स्ट सेंसस, हम यहाँ आप कॉपी में नोट कर लेंगे, फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में हुआ था, पहला सेंसस था। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, इस सेंसस में पता है क्या चला, पता, इस सेंसस में ये पता चला कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, वो कैसी है, अनइवननेस। यार उसमें कोई इवननेस नहीं है, कोई वो इवननेस साथ बढ़ ही नहीं रही है, मतलब कभी तो बढ़ती हल्की सी और फिर कभी गिर जाती है। मान लो 1% यदि उसकी ग्रोथ हुई तो 4% ग्रोथ गिर जाएगी, यदि 2% ग्रोथ हुई तो 6% ग्रोथ गिर जाएगी। तो ऐसे कहानी थी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। तो उस वक्त तो बड़े बुरे हालात थे, कोई एक पक्का, एक हमारे पास एक कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि हम कैसे, हमारी इकोनॉमी बढ़ भी रही थी या घट रही थी, ना कैलकुलेट करने के कोई साधन थे। तो क्योंकि पहली बार सेंसस हमारा 1881 में हुआ था, और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था, ये सेंसस बनाने का ही। लेकिन उन्हें सेंसस जो है वो अपनी वर्ल्ड दुनिया में अपनी कामयाबी दिखाने के लिए कोशिश की थी कि हम दुनिया को बता सके कि हम इंडिया में अच्छे तरीके से रूल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा 1857 के बाद आउटर वर्ल्ड से हमारे इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर बनने लगा था कि ब्रिटिशर्स लोगों के ऊपर कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो बहुत बड़ा और पूरा वर्ल्ड नोन रिवोल्ट है वो, ठीक है, टॉप 10 रिवोल्ट्स में वो आता है। तो इसके बाद हमारी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, या जो रूल था, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक दबाव बनने लगा था कि यार अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है बड़े परेशानी क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में। तो उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या करा था, एक अपना सेंसस का पूरा एक निकाला, और वो हर 10 साल के बाद उन्होंने बोले था कि हम जो है वो हर 10 साल बाद सेंसस करेंगे, और उन्हें किया भी, जब तक वो इंडिया में उन्होंने रूल किया तो किया, ठीक है। उसके बाद कहानी क्या बदलती है, कहानी बदलती है 1921 में। जो 1921 है ना, वो क्या है बेटा, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
मैं बताता हूँ। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये है 1921। क्या है बेटा? 1921। अब 1921 के पहले और 1921 के बाद, 1921 को क्या बोला गया? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब यहाँ से हमारी जो है इकॉनमी या इंडिया की जो हालत थी वो बदली। इससे पहले जो थे बेटा, हम थे फर्स्ट स्टेज में, और 1921 के बाद हम आ गए बेटा सेकेंड स्टेज में। अभी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या होता है, आपको यहाँ विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड स्टेज। अब आप बोलोगे सर ये फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है, आगे बताऊंगा। अभी तो इतना ही जानो कि 1921 जो था वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, ठीक है। इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बोला क्योंकि दो चीज़ें डिवाइड कर दी थी। एक 1921 से पहले की सिचुएशन जिसको जिसको हम बोलते थे कि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन में थे, और 1921 के बाद दूसरा स्टेज जहाँ हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन थे। अब बात करते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, सेकेंड स्टेज डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है। अब फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक कंडीशन का जो मतलब है, फर्स्ट स्टेज का मतलब बेटा ये होता है, इस डेमोग्राफिक कंडीशन में आप क्या देखते हो, आप यहाँ देखते हो जो आपका बर्थ रेट है, ठीक है, बर्थ रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ में आपका डेथ रेट जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके दोनों रेट जो हैं बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका बर्थ रेट भी बढ़ता हुआ जा रहा है, डेथ रेट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और बेटा कब होता है, जब आपकी कंट्री में भाई साहब लिटरेसी रेट बहुत डाउन हो, आपकी कंट्री का साक्षरता रेट बहुत कम हो, आपकी कंट्री में जो अवेयरनेस बहुत कम हो, आपकी कंट्री में जो है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम हो, आपकी कंट्री में जब कोई सरकार आप पॉपुलेशन में कोई ध्यान ही ना दे रही हो, तो तब ये कंडीशन डेवलप होती है। तो 1921 के पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, इस वाली कंडीशन में थे हम, जहाँ हमारा बर्थ रेट ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और डेथ रेट भी बहुत तेज़ी से गिर रहा था। अब कितना बढ़ रहा था कितना घट रहा था वो नेक्स्ट आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही जाने। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन हम किसे कहते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन का जो क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि उसमें बेटा जो आपका बर्थ रेट है, जो आपका बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है, साथ में जो डेथ रेट जो है ना वो गिर रहा है। यानी कि बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट आपका गिर रहा है, और ये आपका एक गुड साइन हो रहा है, आपकी आपकी एक कंडीशन का, इकोनॉमिक कंडीशन का एक अच्छा जो है पिक्चर बन रही है, अच्छी ब्रॉडर पिक्चर बन रही है कि भाई बर्थ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में डेथ रेट कम हुआ है। अब डेथ रेट कम होने की रीज़न बेटा ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री जो है वो अपनी कंट्री जो गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ध्यान दे रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, लोग वहाँ जा रहे हैं, आपका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों का हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या है, थोड़े पॉजिटिव साइन दिखना स्टार्ट होते हैं। तो 1921 के बाद हम इस कंडीशन में आ गए थे, क्या, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, जहाँ पे आपका बर्थ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट कम हुआ है, ठीक है। अब वो कितना कम हुआ वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज का मतलब बता दिया। अब होता है थर्ड स्टेज, जो आपको चैप्टर में तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी एज ए नॉलेज बता देता हूँ। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, इसका थर्ड स्टेज का मतलब बेटा ये होता है, अब आप बोलेंगे सर अब तो हमको पता है, अब हम खुद कर लेंगे। बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, सॉरी बर्थ रेट भी घट रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया, आपको दिखेगा नहीं। बर्थ रेट है ना बेटा वो भी गिर रहा है, साथ में डेथ रेट है ना वो भी डाउन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो भी जागरूकता है कंट्री की, और कंट्री के टूवर्ड्स जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो इतना अच्छा हो चुका है कि आपका जो लोगों में क्या हो गया, भाई हमारी इंडिया क्या फेस कर रही है अभी, बर्थ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यदि हमारी इंडिया को सबसे मेजर, जिस पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है अभी मेरे ख्याल से, हम अदर इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ी डेवास्टेटिंग कंडीशन खड़ी कर देगी हमारी कंट्री के लिए, वो ब्लैक मनी नहीं होगा,
वो ब्लैक मनी नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारी कंट्री के लिए क्या होगी, ब्लैक मनी तो एक प्रॉब्लम है बेटा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन राइज, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट चाइना से हम 3 गुना मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स हम ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो तो हम कह ही नहीं कि 2025 तक तो हम चाइना को पीछे कर ही देंगे पॉपुलेशन में, 5 साल बाद, 5-6 साल बाद। तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है, और अभी आई थिंक इसी पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो कि नहीं दिया जा रहा है इतने अच्छे तरीके से। तो बेसिक कंडीशन यही है कि अभी हम जो है सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में अभी भी हम नहीं आए हैं। थर्ड स्टेज में हम तब आएंगे जब हम अपने बर्थ रेट को कंट्रोल कर लेंगे। डेथ रेट को तो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था 1921 के बाद, और 1921 के बाद से तुम आज 100 साल होने को आ रहे हैं 2020, 1921 से 2020 पूरे 100 साल हो गए हैं। उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा, हमने बर्थ रेट, अपने डेथ रेट को तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आज तक, आज इंडिया का जो डेथ रेट हो गया है वो 68 ईयर्स हो गया है, राइट। पहले कहाँ था 44, अब कहाँ हो गया 68। तो हमने कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया, लेकिन हमने बर्थ रेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, हमने कोई डाउनफॉल लेके नहीं आया। इनफैक्ट वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और हर मिनट वो बढ़ रहा है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी कोई ना कोई बच्चा पैदा ही हो रहा होगा इंडिया में कंटिन्यू। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आप 1921 समझ चुके हैं, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड के लिए इसको मशहूर है ये। यहाँ से इंडिया की पहले जाओ तो फर्स्ट वाली कंडीशन दिखती है जो कि फर्स्ट स्टेज बताती है, और आफ्टर 1921 जो है वो सेकंड स्टेज बताती है डेमोग्राफिक कंडीशन की, राइट। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेज चलती है, पता है इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन को लेके, एक फर्स्ट स्टेज और एक सेकंड स्टेज, इसीलिए बीच का ये डिवाइड करने का एक माध्यम बना था। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ता हूँ। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब भाई कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी कैसी थी, तो वो कुल 6 पॉइंट में डिस्क्राइब हुई है। हम फटाक से उस पर आते हैं। हाई रेट एंड डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। जो हमारा बर्थ रेट था बेटा वो भी बहुत ज़्यादा था, और हमारा डेथ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने बताया ये ब्रिटिश रूल के जब दौरान हमारा जो बर्थ रेट था वो 48 पर्सन पर 1000 था, 48 चाइल्ड पर 1000, और डेथ रेट जो था वो 40 पर 1000। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ब्रॉडर सेंस में लिख के दिखाऊं तो हमारा जो बर्थ रेट था वो था 48 पर 1000। अरे यार, हमारा जो बर्थ रेट था वो था 48 पर 1000, और जो हमारा डेथ रेट था वो 40 पर 1000। ये 40 पर 1000, ये 48 पर 1000 का मतलब क्या, बताओ सर, ये तो बताओ आपके मतलब क्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये, 1000 बच्चे यदि पैदा हो रहे हैं, 1000 लोग हैं, कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। अब उन 1000 लोगों में से हर साल जो है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 48। हर 1000 बच्चों पर, हर 1000 लोगों पर। वैसे तो इंडिया में कितने मिलियंस ऑफ पीपल है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी है, तो 1000 पर्सन पे 48 बच्चे हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, बहुत छोटा पॉइंट था उस वक्त, कि भाई सिर्फ हमारा बर्थ रेट जो था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी कि हर 1000 इंसानों में, 1000 पर्सन के बीच में 48 बच्चे हो रहे थे, चाइल्ड हो रहे थे। और हर 1000 लोगों में से, हर 1000 लोगों में से 40% पीपल जो हैं, 40 लोग जो हैं, हर 1000 लोगों में से 40 लोग मर भी रहे थे। हर साल हमारे 40 लोग मरे जा रहे थे 1000 लोगों में से। अब तो हमारी पॉपुलेशन तो मिलियंस ऑफ मिलियंस में, तो अभी तो सिर्फ 1000 लोगों की बात कर रहा हूँ। हर 1000 लोगों पे, यानी कि 2000 लोगों पे 80 लोग मरेंगे, ठीक है। 40-40-80 होता है ना, फिर 3000 लोगों पे 120 लोग मरेंगे। तो ऐसे इतने लोग हमारे मरते, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन का था 15% जो है वो डेथ में ही जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कॉलोनियल टाइम पे, कि हमारा जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई थे, जो कि उस टाइम बाद में हम कंट्रोल में लेके आए, लेकिन उस वक्त बहुत हाई थे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो बेटा बहुत ही कम था। लिटरेसी रेट ऐसा था सिर्फ 16% था। जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 16% था, और उसमें भी एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 7% जो था वो सिर्फ था फीमेल का। 16% तो आप कह सकते हो इन टोटल, और उसमें से सिर्फ 7% जो था वो किसका था, फीमेल का। तो बचा हुआ 9% किसका होगा, मेल का। यानी कि 7% उस टाइम भी फीमेल का जो रेट था, लिटरेसी रेट था, वो 7% या 7% से कम था। ज़्यादा था ही नहीं ना, 7% से कम था। और बाकी जो रिमेनिंग था टोटल जो कहते हैं वो 16% था। यानी कि आप एक कमरे में 1000 लोग को, एक कमरे नहीं, एक जगह पे आप 1000 लोगों को बिठाओ, तो उन 1000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे कितने होंगे, 16 लोग। और उन 16 लोगों में से पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी होंगी, सिर्फ 7 बस। तो ये हमारी कंडीशन थी कॉलोनियल टाइम पे या ब्रिटिश रूल के टाइम पे, इतनी बेकार।
नेक्स्ट आते हैं पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। ये तो आपको पता ही है कि भाई उस टाइम हेल्थ फैसिलिटीज़ थी नहीं, तभी तो भाई बर्थ रेट और डेथ रेट इतना हाई हो गया, ठीक है, और स्पेशली डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल, या तो वो थी नहीं, और यदि वो थी तो बहुत कम पॉपुलेशन तक वो पहुंच पाई थी, बहुत कम पॉपुलेशन तक वो अवेलेबल थी। वेरी लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन ऑन बेयर अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट, यानी कि यदि मान लो इतनी ज़्यादा यदि फैसिलिटीज़ थी भी तो वो ज़्यादा लोग तक पहुंच नहीं पाई थी, और या तो थी नहीं, और जहाँ पर थी सिटीज़ में तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी एयरबॉर्न डिसीजेज हुई, बहुत सारी एयरबॉर्न डिसीज हुई थी, और साथ में वाटर बॉर्न डिसीजेज भी हुई थी, ठीक है, पानी से रिलेटेड डिसीज भी हुई थी, और हवा से रिलेटेड डिसीज बहुत हुई थी इंडिया में। हाईली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा ये होता है, सिंपल से सीधे या फिर इजी शब्दों में समझाऊं तो यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, मान लो वो आज पैदा हुआ, आज से 1 साल के अंदर पैदा होने के बाद जो बच्चे मरने की उनकी संख्या होती है, उनकी डेथ की जो संख्या होती है, सब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यानी वो अपना 1 साल पूरा करने से पहले ही वो मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं इस वर्ल्ड से, उनको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो शॉकिंग ये था कि उस वक्त कितना था, 218 था पर 1000, यानी 1000 बच्चे यदि पैदा हो रहे हैं तो 1 साल कंप्लीट करने से ही, अपना एक फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही 218 बच्चे मर जाते थे। आज तो ये घट के बहुत कम हो गया है, आज ये शायद 48 पे हो चुका है। तो सोचो 218 से आज 48, आज ही बच्चे मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी आज भी है। लेकिन ये कब था, जब ब्रिटिश राज कर रहे थे, और आज ये हम ये कंडीशन है शायद 2011 का जो सेंसस हुआ था, क्योंकि अभी का सेंसस तो होना बाकी है। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 48 बच्चे, 1000 बच्चों में से हर 48 बच्चे मर जाते हैं अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले पहले। और जब ब्रिटिश रूल की बात थी तब 1000 बच्चों में से जो पैदा हुए 1 साल में, उनमें से 218 ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो एक फर्स्ट ईयर, अपना एक फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले, यानी 1 साल होने से पहले ही मर जाया करते। तो ये इतनी बेकार कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी बहुत डाउन था। आप ये नोट्स जो है लिंक से डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल डिटेल में दिया, और जो मैं समझा रहा हूँ वही मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ऐसे कुछ रीड आउट करने की मुझे से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देख के समझ में आ रहा है कि भैया जीने की जो उम्र थी वो बहुत कम थी, जीने की उम्र बहुत कम थी, यानी सिर्फ 44 साल, यानी कि सिर्फ 44 ईयर्स हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल एक्सपेक्टेड टू लिव, जितना लोग जिंदा रहते हैं आज की डेट में इंडिया में, आज की डेट में 68 ईयर्स हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। यानी कि लगभग हम यदि कैलकुलेट करें तो 70 साल इंसान जी लेता है आज की डेट में नॉर्मल, यदि वो कुछ सुसाइड ना करे या फिर उसको कुछ बीमारी ना हो या ऐसा कुछ ना हो तो 70 साल तक जीता है। लेकिन जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस वक्त सिर्फ 44 ईयर्स था जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था, वो भी बहुत ज़्यादा कम था। अब आते हैं हम ना वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, नाम पढ़ के समझ में आ रहा है, अंदर डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। हमारी कंट्री हम बहुत ही बेकार कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा पुअर थे। ऐसे तो ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा कुछ एविडेंस या डेटा छोड़ के नहीं गए जिससे हम कह सकते कि हम पॉवर्टी में थे, लेकिन देयर वॉज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसमें कोई डाउट कह ही नहीं सकते कि हमारी जो कंट्री थी, क्योंकि हमारी कंट्री साहब सब तो लूट के ले गए थे, कुछ छोड़ के तो गए नहीं थे, कुछ दिया तो था ही नहीं कंट्री को। तो आप ऑब्वियसली बात है पीपल तो क्या है पॉवर्टी के टुवर्ड्स जाएंगे ही ना। The overall standard of living of people in India was very low। जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था ना, आज आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन आज से 20 साल पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था। घरों में फ़ोन थे नहीं, घरों में पीसीज नहीं थे, लैपटॉप तो ऐसा मतलब आज की डेट में तो नॉर्मल सी बात हो गई है, नहीं पहले तो बहुत प्रीशियस चीज़ हो गई थी। कार्स जो कि बहुत प्रीशियस चीज़ था आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब कार तो हर एक घर में होती है। चाहे तुम गाँव में जाओ तो आपको गाँव में भी कारें मिलेंगी, ठीक है। लाइट्स जो हैं गांव में पहले नहीं आया करती थी, अब वहां पे आने लगी हैं। तो लोग क्या करने लगे, पहले खंभे से चोरी करके बिजली जलाते थे, अब घर में मीटर लगवाने लगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा दिन बाय दिन बढ़ता गया, लेकिन उस समय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत डाउन था, और उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख के हमने एविडेंस माना कि हम कितने गरीब थे। क्योंकि ऐसे तो कोई ब्रिटिश डेटा छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो डेटा से छोड़ के जाते तो प्रॉब्लम उन्हीं के लिए खड़ी होती, तो उन्होंने कोई डेटा से छोड़ा ही नहीं, ऐसा कोई डेटा उन्होंने बनाया ही नहीं, राइट। अब आखिर में इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद एक चीज़ साफ हो जाती है, ये नोट मैंने लिखा है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वाज द मेन रीजन टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी ब्रिटिश रूल जो था उसने इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो प्रोफाइल थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। कि उनके आने से पहले हम सोने की चिड़िया थे, और जब वो आए तो उन्होंने सोने की चिड़िया के सारे पर काट दिए, और वो चिड़िया जो है वो पानी में जाके डूब गई, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की प्रोफाइल जो थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो सब डाउन कर दिया, बहुत बुरी हालत कर दी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो थोड़ा छोटा होगा, छोटा टॉपिक है, और फिर उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानेंगे कि
क्या थोड़े बहुत जो चीज़ें थी ब्रिटिशर्स लोगों ने ठीक ठाक कर दी थी, जो आज भी हम फॉलो करते हैं और उससे हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि हमको कैसे ग्रोथ करनी है, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें अच्छा और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।